नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम रियल एस्टेट की रियलिटी में। और मैं हूं आपके साथ रिद्धि। आज रियल एस्टेट की रियलिटी में बात होगी वक्फ बोर्ड के बारे में कि आखिर वक्फ बोर्ड है क्या, वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है और इसका मैनेजमेंट कौन देखता है। इन तमाम पहलुओं पर हम बात करेंगे रियल एस्टेट की रियलिटी में। तो देखिए, वक्फ बोर्ड क्या है, इसके पास कितनी संपत्ति है और संपत्ति का मालिक क्या है। क्यों अंग्रेजों ने बताया था इसको अवैध, अब नकेल कसने की तैयारी में क्यों है केंद्र सरकार। इन तमाम चीजों पर हम रियल एस्टेट की रियलिटी में बात करेंगे। अब किसी संपत्ति को वक्फ बोर्ड की संपत्ति घोषित नहीं कर सकेगा केंद्र सरकार। वक्फ बोर्ड को लेकर बड़ा कदम उठाया जा रहा है। एक रिपोर्ट के मुताबिक केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में वक्फ बोर्ड में 40 बदलाव पर चर्चा हुई, जिसमें यह भी कहा गया कि अगर वक्फ बोर्ड किसी भी प्रॉपर्टी पर दावा करता है, उसका अनिवार्य तौर पर वेरिफिकेशन होगा। जी हाँ, इसके अलावा अगर किसी प्रॉपर्टी को लेकर वक्फ बोर्ड और किसी अन्य व्यक्ति के बीच में विवाद चल रहा है, तो उसका भी वेरिफिकेशन कराया जाएगा। केंद्र सरकार एक्ट में बदलाव को लेकर अगले हफ्ते संसद में एक विधेयक पेश कर सकती है। क्या है वक्फ बोर्ड, आइए हमें जानते हैं। वक्फ बोर्ड अरबी भाषा का शब्द है जिसका मतलब होता है खुदा के नाम से अर्पित वस्तु या लोकार्थ किया गया। इसके दायरे में चल और अचल दोनों तरह की संपत्तियां आती हैं। कोई भी मुस्लिम व्यक्ति पैसा, जमीन, मकान या कोई और कीमती चीज वक्फ को दान कर सकता है। इन संपत्तियों के रखरखाव और उसके मैनेजमेंट करने के लिए स्थानीय स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक वक्फ बॉडीज होती हैं। इस्लाम के जानकारों के मुताबिक वक्फ बोर्ड जो संपत्ति दान में मिलती है, उसका मकसद गरीब और जरूरतमंदों की मदद, उनकी पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था, मस्जिदों का निर्माण, मरम्मत, रखरखाव और अन्य धर्मांध कार्यों में मदद। वक्फ एंड मैनेजमेंट सिस्टम ऑफ इंडिया के मुताबिक देश में कुल 30 वक्फ बोर्ड हैं। अधिकतर के मुख्यालय दिल्ली में हैं। केंद्र सरकार का सेंट्रल वक्फ काउंसिल इन वक्फ बोर्ड के साथ तालमेल करने का काम करता है। क्या है वक्फ एक्ट? साल 1954 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार के समय वक्फ एक्ट पास किया गया था, जिसका मकसद वक्फ से जुड़े कामकाजों को सरल बनाना और तमाम प्रावधान करना था। इस एक्ट में वक्फ की संपत्ति पर दावे से लेकर रखरखाव तक यह प्रावधान था। इस एक्ट में दिए गए प्रावधानों के मुताबिक 1964 में अल्पसंख्यक मंत्रालय के अधीन केंद्रीय वक्फ परिषद का गठन हुआ। यह वक्फ बोर्ड के कामकाजों के मामले में एक तरीके से केंद्र सरकार को सलाह देती थी। साल 1995 में वक्फ एक्ट में बदलाव किया गया और हर राज्य केंद्र शासित प्रदेश में वक्फ बोर्ड बनाने की अनुमति दी गई। वक्फ बोर्ड के पास कितनी संपत्ति है? वक्फ बोर्ड जमीन के मामले में रेलवे और कैथोलिक चर्च के बाद तीसरे नंबर पर है। आंकड़ों के मुताबिक वक्फ बोर्ड के पास 8 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन है। साल 2009 में यह जमीन 4 लाख एकड़ हुआ करती थी, जो कुछ सालों में बढ़कर दुगनी हो गई। इन जमीनों में ज्यादातर मस्जिद, मदरसा और कब्रगाह। पिछले साल अल्पसंख्यक मंत्रालय ने लोकसभा में बताया था कि दिसंबर 2022 तक वक्फ बोर्ड के पास 8,65,644 अचल संपत्तियां थीं। ये सोचने वाली बात है। वक्फ बोर्ड को ज्यादातर संपत्तियां मुस्लिम शासनकाल में मिली। दिल्ली सल्तनत की स्थापना के साथ वक्फ को संपत्तियां मिलती रहीं। मुगलों के शासनकाल में भी वक्फ संस्थाओं को मस्जिद, मदरसे, कब्रगाह के लिए बेहिसाब जमीनें मिली। इसके अलावा 1947 में बंटवारे के वक्फ पाकिस्तान जाने वाले तमाम मुस्लिमों ने अपनी संपत्ति वक्फ में दान कर दी। अब बात करें कि वक्फ की प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट कैसे होता है। वक्फ संपत्तियों के एडमिनिस्ट्रेशन के लिए सेंट्रल ऑफ काउंसिल है। ये भारत सरकार को वक्फ से जुड़े मुद्दों पर सलाह देती है। सरकार स्तर पर राज्य सरकारें वक्फ बोर्ड को नोटिफाई करती हैं। इनमें 2 तरह के बोर्ड बनाने का अधिकार दिया गया है, एक सुन्नी वक्फ बोर्ड और दूसरा शिया वक्फ बोर्ड। आदर्श स्थिति में वक्फ बोर्ड की संरचना कुछ ऐसे होती है। इसके एक चेयरमैन होते हैं, 2 मेंबर राज्य सरकार नियुक्त करती है। इसके अलावा मुस्लिम विधायक, मुस्लिम सांसद
मुस्लिम टाउन प्लानर, मुस्लिम एडवोकेट और मुस्लिम बुद्धिजीवी भी शामिल हैं। बोर्ड में सर्वे कमिश्नर भी होता है जो संपत्तियों का लेखा जोखा रखता है। बोर्ड के सभी मेंबर्स को टेन्योर 5 साल का होता है। इसके अलावा राज्य सरकार एक मुस्लिम आईएएस को भी बोर्ड का मेंबर बनाती है। ये बोर्ड का मेंबर सीईओ यानी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है। ये बोर्ड के फैसलों को इम्प्लीमेंट करता है और बोर्ड के अधीन आने वाली प्रॉपर्टी का इंस्पेक्शन भी करता है। कानून ये कहता है कि अधिकारी न्यूनतम डिप्टी सेक्रेटरी रैंक का होना चाहिए यानी आईएएस अधिकारी होना चाहिए। इसके अलावा वक्फ बोर्ड एक्ट के जरिए वक्फ से जुड़े मामलों के लिए कोड भी बनाया गया है। इसे वक्फ बोर्ड ट्रिब्यूनल कहते हैं। इनमें वक्फ प्रॉपर्टी से जुड़े मसलों पर सुनवाई होती है। अब बात करते हैं कि वक्फ बोर्ड के जिम्मेदारों पर वक्फ के जरिए आए दिन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, कब्रिस्तान, मस्जिद और शेल्टर होम बनाए जाते हैं। वक्फ बोर्ड के जरिए कुछ आमदनी का सोर्स, कुल आमदनी और उससे किन लोगों का भला किया जाए उसका लेखा जोखा रखता है। यह सुनिश्चित करता है कि सेंट्रल वक्फ काउंसिल के नियमों का ठीक से पालन हो। अंग्रेजों ने क्यों वक्फ को बताया था अवैध? ये सोचने वाला सवाल है। इस सवाल का जवाब हम रियल एस्टेट के रियलिटी में देंगे। जी हाँ, वक्फ बोर्ड की संपत्ति को लेकर विवाद नया नहीं है। अंग्रेजों के जमाने में लड़ाई यह चलती रही है। अंग्रेज शासनकाल के दौरान वक्फ की संपत्ति पर कब्जे को लेकर विवाद बढ़ गया था। यह लंदन स्थित प्रीवी काउंसिल तक पहुंचा। इसके बाद ब्रिटेन के 4 जजों की बेंच बैठी और वक्फ को अवैध करार दे दिया गया। हालांकि इस फैसले को ब्रिटिश भारत की नहीं माना गया। मुस्लिम वक्फ वेंटिलेटिंग एक्ट 1913 लाकर वक्फ बोर्ड को बचा लिया गया। वक्फ प्रॉपर्टी को लेकर क्यों विवाद में है, ये इस रियल एस्टेट की रियलिटी में हम जवाब देंगे। इसके बाद से अक्सर वक्फ की संपत्तियों को लेकर विवाद और चलता रहा। वहीं आपको बता दें कि सबसे ज्यादा विवाद वक्फ बोर्ड को दिए गए अधिकारों को लेकर है। वक्फ बोर्ड को अधिकार दिया गया है कि किसी भी संपत्ति की जांच कर सकता है और अगर किसी संपत्ति पर अपना दावा कर दे तो पलटना मुश्किल हो जाता है। वक्फ एक्ट के सेक्शन 85 में कहा गया है कि बोर्ड के फैसले को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती है। देश में कितने वक्फ बोर्ड हैं? वक्फ शब्द अरबी भाषा से आया ही हम आपको पहले बता चुके हैं, जिसका मतलब होता है समर्पण करना या रोकना। इस मामले में वक्फ का मतलब है कि जमीन, जायदाद या ट्रस्ट से आम इंसान का कल्याण करना। वक्फ शब्द उस जायदाद के लिए इस्तेमाल किया जाता है जैसा कि हमने आपको बताया, जो इस्लाम में आस्था रखने वाले दान करते हैं। यह संपत्ति वक्फ बोर्ड के तहत आती है। यह संपत्ति चल अचल दोनों तरह की होती है। केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री वक्फ बोर्ड का अध्यक्ष होता है। वर्तमान में 32 राज्य और एक सेंट्रल वक्फ बोर्ड है। हर स्टेट वक्फ बोर्ड के पास अपनी एक जमीन होती है। अब बात करते हैं इसके कौन से प्रमुख विवाद रहे हैं। 2022 में तमिलनाडु के वक्फ बोर्ड ने हिंदुओं के बसाए पूरे थिरुचल गांव वक्फ होने का दावा ठोका था। बेंगलुरु का ईदगाह मैदान विवाद में रहा है। इस पर 1950 से वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है। इसके साथ आपको बता दें कि सूरत नगर निगम भवन को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया जा रहा है और तर्क इसमें यह है कि इसे मुगल काल में सराय के रूप में इस्तेमाल किया जाता रहा है। कोलकाता के टॉलीगंज क्लब, रॉयल कोलकाता गोल्फ क्लब और बेंगलुरु के आईटीसी विंडर होटल के भी वक्फ भूमि पर होने का दावा ठोकते रहते हैं। सरकार और विपक्ष का इस मामले पर क्या तर्क है? सरकार का तर्क है कि 1995 में वक्फ अधिनियम से जुड़ा मौजूद विधेयक है। इसमें वक्फ बोर्ड को अधिक स्वीकार किया गया है। 2013 में संशोधन करके बोर्ड को असीमित प्रदान की गई थी। सरकार का कहना है कि वक्फ बोर्ड पर माफियाओं का कब्जा है। इसके साथ आपको बता दें कि सरकार का कहना है कि संशोधन से संविधान के किसी भी अनुच्छेद का उल्लंघन नहीं किया गया है, इसलिए मुस्लिम महिलाओं और बच्चों का कल्याण होगा। ओबीसी ने सरकार को मुसलमानों का दुश्मन बताया। कांग्रेस ने इसे संविधान का उल्लंघन बताया। तो वहीं मायावती ने कहा कि संकीर्ण राजनीति छोड़
राष्ट्र धर्म सरकार निभाए। वक्फ अधिनियम 1995 क्या है? हिंदुओं की संपत्ति छीनने के लिए वक्फ बोर्ड को दिया गया है, एक हथियार है ये, ऐसा तौर पर इस बात को कही गई है। वही हम आपको बता दें कि इस मामले पर हमने आपको पूरी जानकारी दी कि वक्फ बोर्ड है क्या, और रियल एस्टेट की रियलिटी में इस मुद्दे पर पूरी जानकारी हुई। तमाम तरीके के इस पर दावे किए जा रहे हैं, विपक्ष अलग तरीके के दावे कर रहा है, कांग्रेस कह रहा है कि तुष्टीकरण की राजनीति है। वहीं एआईएमआई चीफ असदुद्दीन ओवैसी ये कह रहे हैं कि यह मुस्लिम को बांटने का एक तरीका है। केंद्र सरकार एकजुट है और विपक्ष एकजुट है, लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है वक्फ बोर्ड को लेकर। अब आने वाले समय में यह देखना होगा कि यह मुद्दा किस ओर जाता है। फिलहाल रियल एस्टेट की रियलिटी में बस इतना ही। जुड़े रहिए देश न्यूज के साथ। नमस्कार।